हेलो दोस्तों। तो जिस तरह आपने कल बीपीएससी का एक पेपर किया जो कि 70वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम का पेपर था, उसी प्रकार 70वीं बीपीएससी का जो पेपर था जो री एग्ज़ाम के पहले का था यानी कि दिसंबर महीने में था, उसे हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ये ई बुकलेट सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से बीपीएससी का पैटर्न है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या एक रेशियो है कि साइंस से कितना या फिर मैथ से कितना, रीजनिंग से कितना, या हिस्ट्री के किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करने का मन होगा अगर अपडेट्स के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लोहे का अयस्क कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि लोहे का अयस्क कौन सा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर्स ऑफ आयरन। तो देखिए बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। सिनेबार जहाँ तक मुझे पता है Hg का होता है। पायराइट जो है वो कॉपर का होता है और भी लोगों का होता है, कॉपर का पायराइट होता है। लेकिन लिमोनाइट जो होता है वो FeO.NH2O करके ये आपका आयरन का होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो देखने के लिए पायराइट जो है वो कॉपर पायराइट भी होता है, आयरन पायराइट भी होता है। तो ये पायराइट में जो कि Fe2 होता है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा इस बात पे मेरी, Fe2 जो होता है इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड मतलब कि मूर्खों का सोना भी कहते हैं। लेकिन ये प्राइमरली ओर नहीं है, मतलब इसमें आयरन तो पाया जाता है लेकिन ये अयस्क नहीं है। अयस्क क्या होता है? अयस्क मतलब कि जिस अवस्था में कोई धातु पाई जाती है उसे अयस्क कहते हैं, और उसका जो निष्कर्षण है, एक्सट्रैक्शन है, उसी माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के ठंडे होने और ठोस होने पर किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 टाइप की चट्टानें होती हैं, मतलब रॉक्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इग्नियस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इग्नियस होता है, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक, और तीसरा होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। तो इग्नियस रॉक को बोलते हैं आग्नेय, ठीक ना। मेटामॉर्फिक को बोलते हैं कायांतरित या मतलब रूपांतरित, और सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी चट्टानें। तो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है तो जब भी विस्फोट होता है इसका, ठीक है, तो यहाँ से जो लावा निकलता है वो बेसिकली जब जमता है तो इग्नियस या आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इस प्रकार बी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट आती है, ठीक ना। प्राइमरीली क्या आता है? ग्रेनाइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख लीजिए, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट आती है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सरकार ने कटौती प्रस्ताव का मतलब, अच्छा, संसद में कटौती प्रस्ताव क्या होता है। तो देखिए 2-3 प्रस्ताव होते हैं, ध्यान से यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा समय लेकर के। तो देखिए जो कटौती प्रस्ताव होता है उसे सबसे पहले जान जाते हैं कि कट मोशन भी बोलते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी, मतलब चूंकि हिंदी में देख रहा हूँ तो इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि मतदान से पहले लोकसभा बजट के विवरणों पर चर्चा करती है, ठीक है। तो लोकसभा पूरी बैठेगी, जो भी बजट का विवरण है उस पर चर्चा करेगी, और अनुदान की मांग को कम करने के लिए भी प्रस्ताव रख सकती है। यानी कि अनुदान की कोई भी मांग होगी तो उसको कम करने के लिए प्रस्ताव भी रख लेगी। इसी प्रस्ताव को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। समझ में आया? मतलब जब भी कोई आपने बजट बना करके दिया तो उसमें कोई अनुदान आप रखेंगे कि ये 5,000 करोड़ हमको चाहिए इसके लिए, लेकिन जब वहाँ पर बजट में चर्चा होने लगेगी तो अनुदान पर मांग में कुछ कटौती हो सकती है या प्रस्ताव रख सकती है। इसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ये 3 प्रकार की बेसिकली होती है। क्या क्या होती है? पहला होता है पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, पॉलिसी कट मोशन, ठीक है ना, नीति कटौती। इसको हिंदी में वो क्या बोलेंगे? नीति कटौती। दूसरा है यहाँ पर जो होता है वो होता है अर्थव्यवस्था कटौती, यानी कि इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है ना। और तीसरा है यहाँ पर टोकन कट, ठीक है। तो पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट, यहाँ पर 3 तरह के कट मोशन हो सकते हैं। तो पहला जो है, जो पॉलिसी कट होता है, उसमें ये होता है कि अनुदान की मांग के अंतर्निहित इस नीति या स्वीकृति को दिखाता है कि भाई जितना पैसा मांगे हम उतना नहीं दे सकते, ठीक है ना। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो मांग की राशि है उसको 1 रुपए तक कम किया जाता है, यानी कि पूरी पॉलिसी को कट कर दिया गया, 1 रुपए पे ला दिया गया। समझ में आया? पॉलिसी ही कट हो गई। पहला ये हो गया। दूसरा इकोनॉमी कट, इसमें कहता है कि प्रस्तावित व्यय से प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया जाएगा और एक निर्दिष्ट राशि से कम कर दिया कि 5,000 करोड़ मांगे थे, आपको हम लोग 4,200 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो 800 करोड़ का यहाँ पर कट लग गया। और तीसरा है टोकन कट।
टोकन कट में ये होता है कि भाई टोकन जितने रुपए का लगता है, तो टोकन कितने रुपए का लगता है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, ठीक है। तो एक प्रतीकात्मक कह सकते हैं प्रस्ताव है, तो थोड़े पैसे कट जाएंगे, 100-200 रुपए कट जाएंगे, ठीक है ना, बाकी पैसे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो कटौती प्रस्ताव पर क्या हो गया कि भाई सरकार बजट के प्रस्ताव खर्चे में कटौती का प्रस्ताव, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको टिक कर लेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको घेर लीजिए, पेन नहीं चल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए दिल्ली दरबार जो लगा, अगर उसके बारे में पूछा जाएगा तो वो लगता है 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आते हैं और ये वही समय है जब मुंबई में मुंबई गेट की स्थापना भी हो रही है, ठीक ना, मतलब बम्बई गेट या मुंबई गेट जो भी उसको बोलते हैं, गेटवे ऑफ मुंबई बेसिकली बोलते हैं। तो मुंबई गेट या गेटवे ऑफ मुंबई, इसकी स्थापना भी हो रही है। और मतलब स्थापना मतलब कागज़ पर ये पैटर्न बन गया था, ठीक है। तो उसी समय ये आते हैं, लेकिन ये काम होते होते यानी कि दिल्ली स्थानांतरण होते होते 1912 आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर होगा ए, कि अंग्रेजों ने दिल्ली को स्थानांतरण कब किया? तो ए में किया। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न जो हम लोग का है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो काफ़ी आसान है, देखिए एंग्लो, इसको लिख लो ANGLO, तो एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो एक प्रावधान था कि 2 व्यक्ति जो है लोकसभा में चुने जाते थे, एंग्लो इंडियन, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल नहीं होते थे, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो ये वोट करते थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो 104वां संविधान संशोधन इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अब स्थिति यह है कि 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का खेल खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की मीटिंग हुई, 13वां मंत्री स्तरीय मीटिंग था। पूछा है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था अबू धाबी आपका पड़ता है UAE में, ठीक है ना। तो WTO के स्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर देखें तो देखिए इसकी भी एक कहानी है। WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये 1 जनवरी 1995 से आया, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसकी स्टेब्लिशमेंट इस समय हुई थी, इसकी स्टेब्लिशमेंट बेसिकली दूसरे नाम से हुई थी। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी गाट नाम से। गाट का पूरा फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इस नाम से हुई थी। 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है ना। 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। और हेडक्वार्टर की बात की जाए इसके, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की बात करता है, तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का एक और नाम होता है, तो उसका नाम है रोलांड गैरोस, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ खेला जाता है? तो लाल बजरी पर खेला जाता है। तो जब भी आप टूर्नामेंट देखो, यानी कि टेनिस देखो, लॉन टेनिस, और वो अगर लाल मिट्टी पर हो रहा है तो जान जाना कि वो फ्रेंच ओपन है, ठीक है। अब फ्रेंच ओपन में सबसे ज़्यादा जो पदक जीता था वो राफेल नडाल ने, मेरे हिसाब से नडाल ने जीता था, ठीक है ना। अभी हो सकता है मैं भी इधर उधर गया हो, लेकिन राफेल नडाल जो है, तो राफेल नडाल ने 14 बार टोटल जो है ये टाइटल अपने नाम की है, ठीक है। तो ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि पूरे साइकिल में इस बार 2024 में कौन जीता? तो इस बार जीते हैं कार्लोस अल्कराज। अभी यंग लड़का है, लेकिन बहुत ही बढ़िया इनका टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किए गए कुछ बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु कितनी है? तो ये 85 वर्ष जो है रखा गया है कि 85 वर्ष का वो व्यक्ति जो चल फिर नहीं पाता, या ऐसा माना जाता है कि उसको कुछ ना कुछ समस्याएं आ गई हैं, सामना करना पड़ रहा है, तो 85 साल की एज तक वो कर सकता है। और ये इसी बार के इलेक्शन में ऐसी चीज़ें आई हैं। चलिए फिर प्रश्न है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ऑयल सीड के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑयल सीड के बारे में पूछा क्वेश्चन है। तो कहता है कि जब भी बजट का भाषण हुआ था तो वहाँ पर स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस ऑयल सीड को शामिल नहीं किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ए, नारियल जो है उसको एज ए तेल बीज शामिल नहीं किया गया था, ठीक। तो
अगला प्रश्न पर चलते हैं कि जोड़ी मिलान करनी है, तो यहाँ पर विस्थापन प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है कि कौन सा जिसमें से पेयर है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए होता क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन रिएक्शन में होता यह है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए एक लिस्ट है, लिस्ट को याद कर लेते हैं। क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा या ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना, हॉल, कॉल मी या कॉल समथिंग गुड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज़ से क्या हो जाएगा, अब याद कर लेना, प्लीज़ से हो जाएगा पोटेशियम, स्टॉप से हो जाएगा सोडियम यानी कि सोडियम Na, ठीक है ना, कॉलिंग का हो जाएगा कैल्शियम, मी का हो जाएगा मैग्नीशियम, ए का हो जाएगा यहाँ पर एल्युमिनियम, ज़ीब्रा का हो जाएगा जिंक, ठीक है ना, आयन का हो जाएगा यहाँ पर आयरन हो गया, द का हो जाएगा यहाँ पर टिन, लाइब्रेरी का हो जाएगा लेड, हॉल का हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं Hg लिख सकते हैं, ठीक है ना, कॉल का हो जाएगा कॉपर, समथिंग का हो जाएगा सिल्वर और गुड का हो जाएगा गोल्ड। अब ध्यान से हम देखेंगे पूरा, तो NaCl और कॉपर बोल रहा है, ठीक है ना, तो कॉपर क्या है, कॉपर नीचे आता है और Na ऊपर आता है, तो चूंकि यहाँ पर कॉपर क्या है जिसको रिप्लेस करना है वो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कॉपर यहाँ पाया जा रहा है, दिख रहा है, ठीक है, और Na जो है यहाँ पाया जा रहा है, तो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कॉपर और Ag वाला देखें तो कॉपर यहाँ है और Ag इसके नीचे है, सिल्वर, ठीक है ना, ठीक है, तो इस प्रकार ये इसको रिप्लेस कर सकता है, समझ में आ गया होगा। तो ये बन जाएगा आपका CuNO3 + Ag और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिव लिस्ट जो है इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में कहाँ मनाया जाता है, तो बिहुला जो है वो भागलपुर में मनाया जाता है, तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिए, आसान प्रश्न है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या बोला जाता है, तो रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है ना। 3 टाइप से ऊष्मा स्थानांतरण होता है, पहला होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं विकिरण, इसको बोलते हैं संवहन, इसको बोलते हैं चालन, ठीक है। तो इसके लिए जो है ठोस में होता है, ठोस में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लैटिस वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के माध्यम से होता है। इसमें जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, इस मदद से होता है। और रेडिएशन में क्या होता है कि वो कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खासकर मूवमेंट होता है, जैसे ऊर्जा, फोटॉन्स इत्यादि चीज़ें रेडिएशन के माध्यम से होती हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं होती किसी माध्यम के स्थानांतरण के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो पेट में हम लोग के जो है HCl स्रावित होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, तो दिस सीक्रेट्स इन द आपके एब्डोमेन में। अगला था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और कब की गई थी ये भी लिख दिया है, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण कौन थे, तो उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए ये गए थे, ठीक ना, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान केंद्र बिहार में कहाँ पर है, तो बिहार के पटना में ही इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो पटना में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाक से, तेजी के साथ आसान प्रश्नों को करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद है किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, कि सांसद को कुछ लाभ मिल रहा है उसके लाभकारी पद पर कौन रोक लगाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 102 का 1A। 102 1A क्या कहता है, तो स्टेटमेंट बता देता हूं आपको, तो देखिए समझिए। 102 कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा, यानी कि उसकी अर्हता जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, अयोग्य बना दिया जाएगा, सदस्यता के लिए अयोग्यता है वहां पर साबित कर दी जाएगी, ठीक। पॉइंट ए कहता है, यानी कि 102 का 1A क्या कहता है, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है अथवा संसद द्वारा विधि द्वारा ऐसे पद को छोड़कर जिससे धारक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता,
ठीक है, मतलब कि ऐसे पदों को छोड़ करके बाकी सब चीज़ के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा इसको। तो सेम चीज इंग्लिश वालों के लिए, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इज होल्डर। ठीक है, तो अगर कोई पार्लियामेंट ने कह दिया है या कोई लॉ बन गया है कि भाई इसको नहीं डिस्क्वालीफाई इस पद से कर सकते, उसको छोड़ करके कोई भी लाभ पद चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ कहती है 1021A। कहता है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो चाइना वो कंट्री बना है, मिट्टी लेकर के आया और चेंग ई मिशन का नाम था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? तो गारो है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी है, ये भी सही है। कामेत और केटू जो है ये भी सही है। अच्छा, क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि इस साइड से इस साइड कैसे होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर गारो होगा, यानी कि यहाँ पर नंबर 1 होगा, और केटू सबसे लास्ट होगा, यानी कि नंबर 4 सबसे लास्ट होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूर्व से पश्चिम, तो 1 से 4 की ओर ये चलेगा। मेरे हिसाब से तो आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो सी मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो इसको टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति बनने से पूर्व व्यक्ति थे जो कि लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा भी थे। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी। तो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी उनका नाम है। ठीक है, करो या मरो किसने कहा था? तो काफ़ी आसान प्रश्न यहाँ पर दे दिया है, लगभग सबने बना दिया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई, अंडमान और निकोबार, ठीक है, तो कानी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया और ये राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो डेट पूछ ली है, तो अब डेट का क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर ऐसे प्रश्न दिखाई दें, श्योरिटी ना हो, तो मत छूइएगा। पहली चीज़ देखिए, कानी केबल को बिछाना लगभग 2300 किलोमीटर की दूरी में काफ़ी टफ टास्क था, और उसी के बीच में फिर कोविड भी आ जाता है, लेकिन हालांकि इसको पूरा करने के लिए जो है तत्पर थे। तो ये 10 अगस्त 2020 को कार्यक्रम शुरू होता है, तो 21वें का हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखी है? तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड लिखी है यहाँ पर अरविंद घोष महोदय ने लिखी है। ठीक है ना, अरविंदो घोष महोदय ने लिखी है। तो ये जो इनकी रचना है, ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल इन्होंने लिखा था, अरविंदो घोष ने, जिनका बाद में अरविंदो, श्री अरविंदो के नाम से जाना जाने लगा, और इंदु प्रकाश में लिखा था। इंदु प्रकाश, आप जानते होंगे कि श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इंदु प्रकाश था, 1893 में प्रकाशित हुआ था ये। तो काफ़ी डेप्थ में प्रश्न पूछा हुआ है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? तो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे ये। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको पीवीटीजी कहते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं, इसमें एक शोम्पेन जाति, तो शोम्पेन जाति जिसको पता होगा वो आंसर कर देगा इसको, ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपनी लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो वो स्टेट का नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार ने जो है, जो कि पीवीटीजी समूह है, वहाँ की शोम्पेन जाति, उसने पहली बार वोटिंग की है। ठीक है, लगभग 200 वर्षों के तटस्थ रहने के बाद कौन सा देश है जो मार्च 2024 में नाटो में शामिल हो गया? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है वो 1945 में फॉर्म हुआ था, और इसमें वर्तमान में मुझे लगता है 33 कंट्रीज़ हैं, माफ़ करिएगा, इसमें केवल 32 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और इसमें नाटो का एक रूल है, ठीक है ना, उनके किसी क्लॉज में एक रूल है कि नाटो ये मानता है कि अगर किसी एक राष्ट्र पर हमला होगा तो सभी राष्ट्रों पर हमला उसमें माना जाएगा। हालांकि ये चीज़ अभी 1-2 युद्ध हुए हैं उसमें इन चीज़ों को जो है कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जब 2001 में हमला हुआ था अमेरिका पर, ठीक है ना, तो सितंबर के महीने में, ठीक है, तो इस समय जो है नाटो की ये जो कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी थी, कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी क्या है कि अगर एक कंट्री पे हमला होगा तो माना जाएगा कि 32 पर हमला हुआ है। ठीक है, तो कौन सा देश था जो अभी तक साइड में था? तो कंट्री थी स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई स्पीड मापने में
दूरी मापने में क्या आता है, तो दूरी के लिए ओडोमीटर आता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाम होता है ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। वो जो मीटर चलता है गाड़ियों में वो ओडोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 26वां यहाँ पर कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोला जाता है, डे कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, और बहुत खून खराबा जो है इस दिन हुआ था। जिन्ना का ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, 16 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त के एक दिन बाद। 2023 में मोबाइल फ़ोन के विनिर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? तो दूसरा, यानी कि सेकंड जो है, भारत की स्थिति दूसरी थी 2023 के दौरान का यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? तो देखिए, सोशलिस्ट, ठीक है ना, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द जो है जोड़े गए थे 42nd जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला कि सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, और सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सी ऑप्शन हो जाएगा 28वें का। ये दो शब्द मतलब अभी इसमें दिए हुए हैं। अगला है परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पुडिंग मॉडल लेकर के आए थे, जिनका नाम है जे थॉमसन या टॉमसन, दोनों बोलते हैं। तो जे थॉमसन वो व्यक्ति हैं जो कि पुडिंग मॉडल लेकर के आए थे। ये मानते थे कि कोई तरबूज है, ठीक है, इसमें जो है ऐसे बीज के तरह से जो परमाणु हैं इस तरह से धसे हुए, मतलब ऐसा मानते थे। अगला आता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, दैट इज आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो कठिन क्वेश्चन है, सीधे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर होगा पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में। लेकिन इस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक से समझ में नहीं आया। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विच इंडाइसेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है आपका सी, यानी कि कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अथवा जो कंस्ट्रक्शन गुड्स है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रही थी। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर समझ में नहीं आए, एग्जैक्टली डेटा नहीं पढ़ के गए हैं, तो मेरे हिसाब से इसको स्किप करना चाहिए। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सांसदों की संख्या के 15% तक तय किया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था, जहाँ तक मुझे याद है 31वां, ठीक है ना। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2001 में आया था, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3 में आया था। इसके हिसाब से 15% जो है टोटल मंत्रिपरिषद को वो किया गया था, ठीक है, लिमिट किया गया था। अगला है कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्व सदस्य बनने के लिए अनुमति या देने का प्रस्ताव या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे? तो कितनी ऐसी कंट्रीज थी जो कि या तो अनुपस्थित रहीं या तो मतदान में जो है मतदान देने से अस्वीकार कर दिया? तो टोटल 3 कंट्रीज़ जो है ऐसी थीं। तो इसमें हुआ क्या था कि यूएस जो है वो अगेंस्ट में वोट किया था, यानी कि फ़लस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है यूएनएससी में। और यहाँ पर 2 कंट्री हैं जो कि यूके एक आ जाएगा, एक आ जाएगा स्विट्ज़रलैंड। ये दोनों अब्सटेन रहे, यानी कि अनुपस्थित रहे, मतलब भाग नहीं लिया, अब्सटेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है रुचिका कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? तो यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद भी ये संभाल चुकी थी, डायरेक्ट नोट करिएगा इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करिए कि किस आधार पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत काम करता था? द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर संगठन, रेडियोधर्मिता या बहुअनुपात? तो यहाँ पर रेडियोधर्मिता का कोई उसमें जिक्र नहीं था क्योंकि बाद में खोजा गया। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत केवल 1, 2 और 3 द्रव्यमान संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता था, कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता था, ठीक है ना। स्थिर संगठन यानी कि यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन कह सकते हो, या संगठन का कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन, ठीक है। और बहु अनुपात का नियम यानी कि देख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
ठीक है, ये 3 था। राजा प्रवर सेन के बारे में प्रश्न दिया हुआ है। तो राजा प्रवर सेन के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, जैसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद में दक्षिण तक था, ऐसा बोला जाता है। वह अपने पिता विंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये बता रहा है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले राजा प्रवर सेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि भाई ये जो है प्रवरसेन 270 से 330 ईस्वी के आसपास रहते हैं। वाकाटक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं, ठीक है, और विंध्य शक्ति के पुत्र हैं। ठीक है, तो विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी तो बनेंगे ही, विंध्य शक्ति के पुत्र हैं ये। ठीक है, और इनका जो साम्राज्य है, लेकिन अगर बात पहले स्टेटमेंट की करें तो वास्तविक संस्थापक इनको नहीं माना जाएगा, यानी कि प्रवरसेन वॉज नॉट द वास्तविक संस्थापक ऑफ वाकाटक वंश, वो विंध्य शक्ति को ही माना जाएगा। दूसरा कहता है कि उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तो एक बार को ये बात हम मान सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, एक सेकेंड, अगर थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्रवरसेन की जो वर्चस्व है या उनका जो राज्य है वो इस तरह से ऐसे फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप हैदराबाद तक इधर पहुंच जाओगे और बुंदेलखंड से स्टार्ट भी होता है। ठीक है, अगर एक्चुअल देखा जाए तो मालवा गुजरात के दक्षिणी छोर से लेकर के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक, पश्चिम में अरब सागर तक, पूर्व में छत्तीसगढ़ तक पूरा फैला हुआ है। कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखोगे, इधर अरब सागर का एरिया देख लोगे, ठीक ना, मालवा वालवा देख लोगे, तो ये सारा एरिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट माना जा सकता है। ठीक है, फिर है कि वह अपने पिता विंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी थे, तो बिल्कुल सही है कि प्रवरसेन जो है विंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी थे, दूसरे नंबर पर आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि उन्होंने पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे हालांकि यज्ञ तो इन्होंने करा रखे हैं और ब्राह्मण समुदाय के भी थे, ठीक है, लेकिन एज सच जो उल्लेख मिलता है वो भागवत पुराण में ही थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है ना, भागवत पुराण में इनका जो है उल्लेख मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो उल्लेख मिलता है भागवत पुराण में ही मिलता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे इनके बारे में, वाकाटक के बारे में। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो मोर देन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो वायु पुराण वाकाटक पुराण दोनों में है, तो मोर देन 1 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही डेप्थ में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिहार पीसीएस में ये तो है कि चीज़ें 1 लाइनर आ रही हैं, आसान प्रश्न लगेंगे, लेकिन वो इतने भी आसान नहीं होंगे। अगर डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो मेरा यही सुझाव है कि उन प्रश्नों को आप नहीं छुएं तो बेटर है। अनुच्छेद 243 जे के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो 243 पहले समझ जाइए है क्या। तो पंचायत से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, अब आई मतलब होता है इनकम। ठीक है, तो इनकम मतलब टैक्स वैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आई में दिखाई देती हैं। ठीक है ना, और जे मतलब क्या होता है, तो ये राज्य विधानमंडल से संबंधित नियम बनाता है। ठीक है, तो 36 का इस प्रकार ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 243 जे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडिट के बारे में, जाओ ऑडिट कराओ, ऐसे याद कर लो, जे से जाओ ऑडिट कराओ, जाओ ऑडिट कर आओ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर जो पीसीआरए का एग्जैक्ट फुल फॉर्म है वो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, और ए से आपका अलायंस शायद, तो ये यहाँ पर अलायंस होगा। ये 1978 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, और जो भी कंट्री की रिलायंस ऑन इंपोर्ट पेट्रोलियम है उसको कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव फ्यूल्स की ओर ले जाने का टारगेट था पीसीआरए का। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है कि किस तरह से हम लोग फ्यूल के कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ईंधन के बचत को प्रमोट कर सकते हैं और वेरियस सेक्टर में इसको एफिशिएंट भी बना सकते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है। कि अगर कोई 10वीं अनुसूची से संबंधित है तो कौन लेगा, उसके अतिरिक्त कौन लेगा। तो ये जो निर्णय है वो लेता है राज्यपाल। बढ़िया प्रश्न है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। स्टेटमेंट यह है कि किस प्रकार से अयोग्यताएं हो सकती हैं किसी भी मेंबर की। तो पहला है कि संविधान के तहत एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, कैसे कैसे किया जाएगा। पहला है कि यदि वह संघ या राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण कर लेगा तो कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर किसी मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा छूट प्रदान की गई उसको छोड़ करके अगर अतिरिक्त लाभ का पद धारण कर रहा है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है, यानी कि पागल दिवालिया टाइप है, और ऐसा अदालत द्वारा कहा गया,
यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, मतलब सेम उसी में आ जाएगा ये। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, ठीक है, और या फिर किसी राज्य के प्रति, मतलब विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा दिखा रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा। पांचवा कहता है कि यदि वह संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून है उसके तहत अयोग्य हो गया, ठीक है, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हो सकता है। फिर अगर ये प्रश्न होता है कि दल बदल का कोई कानून है उसके अलावा भी अयोग्य हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में दल बदल के जो मूल नियम है उस पर तो निर्णय, ठीक है, पार्टी करेगी, फिर सभापति को देगी, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर वो अयोग्यता उसकी साबित होती है तो उसका निर्णय राज्यपाल करता है। हालांकि भारत के चुनाव आयोग की राय लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए, लेकिन 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न अध्यक्ष द्वारा लाया जाता है और राज्यपाल द्वारा लाया नहीं जाता है, ठीक है ना, अध्यक्ष द्वारा वो लाया जाता है। ठीक, अब 10वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं कि ये आया था आपका 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में। इसमें क्या था कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य है, यानी कि आपको उसको इलेक्ट किया गया है, ठीक है, और ये अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ देता है, ठीक है, या मतदान करने का जब समय होता है तो अपोजिट पार्टी को वोट कर देता है, ठीक है, या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हुआ था, कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया जा करके, ठीक है, या फिर मनोनीत सदस्य है, 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गया, तो इन सारी ही उस पर निर्णय कैसे होगा कि निर्णय जो है ये अध्यक्ष या सदन के सभापति को इस पर भेजा जाता है और उन्हीं का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा हुआ है कि इसके अतिरिक्त, इसके संबंध विषय के अतिरिक्त अगर किसी अन्य आधार पर ये अयोग्य होगा तो उसको राज्यपाल निर्णय लेगा कि इनको कितना अयोग्य ठहराना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं। तो प्लीहा ज्वर जो होता है उसको टाइफाइड कहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बार बार प्रश्न पूछा हुआ है प्लीहा ज्वर से, नहीं सॉरी, तो ये टाइफाइड नहीं है, एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स, ठीक है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें लिखी हुई है कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, और ये आपके स्प्लीन में होती है, तो इसको स्प्लीन फीवर भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है। तो नर्मदा उल्टा बहती है, तुंगभद्रा, महानदी, पेनगंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पेनगंगा जो है वो सहायक है, बाकी एक तो अलग नर्मदा भी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पश्चिमगामी नदी है नर्मदा, इसलिए इसको उत्तर लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो एक बार आंसर की से भी मिलाना पड़ेगा और उस प्रकार देख लीजिएगा। वैसे मुझे मोस्ट पॉसिबल वही है। भारत में गाँव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे शहरों में अधिक श्रम की मांग, तो ये भी सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास अप्रोप्रिएट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, तो बिल्कुल सही है, सारा का सारा ही सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 41 प्रश्न भी हमने कर लिया। 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि फराजी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो फराजी के 2 लोग थे, पहले तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तो यहाँ पर हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो मेन व्यक्ति हैं जो कि फराजी आंदोलन में सामने रहता है। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं कब हुआ था ये। तो 1818 में ये बेसिकली स्टार्ट हुआ, 1818 1820 दोनों टाइटल कभी कभी देती है ऐसे, और स्टार्ट किया गया हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, फिर उसको आगे बढ़ाया गया दुदू मियाँ के द्वारा, ठीक है। दुदू मियाँ या दुदू मियाँ भी लिखता है, ठीक है। तो था क्या, तो ईस्टर्न बंगाल में होता था, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो इन्होंने लोक संग्रह प्रकाशित किया था। याद रखिएगा कि जो भी किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना किया जा रहा था उसमें लोक संग्रह समाचार पत्र ये प्रकाशित किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो 2 पॉइंट इसमें याद रखना है, सहजानंद सरस्वती एंड लोक संग्रह। तो इनके बारे में हमेशा प्रश्न पूछता है। तो एक और ये शुरू किए थे जिसका नाम था हुंकार, ठीक है। तो हुंकार समाचार पत्र भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ये एक पीजेंट लीडर थे, यानी कि किसानों के नेता कह सकते हो, किसानों के नेता थे, ठीक है। और बहुत सारा काम किया, जैसे ये हिंदी लिटरेरी के लिए काम करते ही थे। एक वीकली हुंकार जो था ये वीकली यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र कह सकते हो कि ये भी निकालते थे पटना से। इन्होंने बिहार प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय किसान सभा
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना करते हैं 1929 में, ठीक है। और फिर बकास्त मूवमेंट चलाते हैं 1937 से 38, बकास्त भूमि आंदोलन, ठीक है, बकास्त भूमि आंदोलन भी चलाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो ऑल इंडिया मतलब वो बनी थी किसान सभा, ठीक है ना। AIKS के फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दो समाचार पत्र याद रखिएगा, एक लोक संग्रह, एक हुंकार साप्ताहिक था। किसानों के नेता थे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में जो है 1929 में इसकी स्थापना किए थे। बकास्त भूमि का आंदोलन चला है 1937-38 में, और ऑल इंडिया किसान सभा में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। और एसेटिक यानी कि साधु वाले घर में जन्मे थे ये, ठीक है। अगला अक्षरों का समूह चुने जो कि दूसरों से भिन्न है, तो आसान प्रश्न होता है। इसका आंसर जो है ए होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। इसके लिए जो है नंबर याद होना चाहिए। लाइक सी का नंबर क्या होता है, तो 3 होता है। एफ का नंबर क्या होता है, तो 6 होता है। आई का नंबर क्या होता है, तो 9 होता है। और एल का नंबर क्या होता है, KL, तो 12 होता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 9, 12 ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ये 10 है, 10 के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि 13 है, ठीक है। 13 के बाद आपको दिखाई दे रहा है MNOP 16 है, और 16 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 19 है। तो 3 का बढ़ोतरी इसमें भी दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार P वाला करोगे तो P से हो जाएगा MNOP 16 हो जाएगा। 16 के बाद यहाँ पर हो जाएगा S का 19, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। STUV यानी कि ये V का हो जाएगा 22, और UVWX और ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर गलती हो गया कि यहाँ पर 3 बढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से 24 होना चाहिए था, ठीक है ना। नहीं, 22, 23, 24, 25 होना चाहिए था, सॉरी 24 तो है ही, XYZ, ठीक है ना। तो यहाँ पर Y बेसिकली होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है फिर यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आसान होता है इस तरह का प्रश्न, आप लोग कर लेंगे। अगला है क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत के में कॉरपोरेट बॉन्ड कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर मतलब इस तरह की रिपोर्ट ना पढ़ी हो तो मत छुआ करिए। 100 से लेकर के 120 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने का उम्मीद है। अगला है यहाँ पर 4 राजनीतिक संगठन दिए हैं, और यहाँ पर सामने उनके संस्थापक दिए हैं। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था, तो सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो डी का तो 1 हो जाता है डायरेक्टली, यहाँ पर देख लेंगे कि डी 1 के साथ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी डायरेक्टली मैच हो गया हम लोग का, ठीक है। फिर भी एक बार इसको चेक कर लेंगे। हम लोग का 46वां प्रश्न एक बार चेक करेंगे कि किस प्रकार डी का 1 का फॉरवर्ड ब्लॉक, नहीं सॉरी ए का 4 होना चाहिए, सॉरी ए का 4 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, ठीक है ना। ए और सी में आंसर हुआ। फिर दूसरा क्या देखेंगे, तो यहाँ पर आ गया आपका खाकसार। जो खाकसार है वो यहाँ पर डायरेक्टली मैच करेंगे, इनायतुल्ला मशरिकी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो खाकसार याद कर लीजिए, और यहाँ पर इनायतुल्ला मशरिकी कर लीजिए। बाकी आपका जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, और जीवन अब बिल्कुल आसान हो चुका है। रुकिए एक सेकंड, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 का बनता है बी, यानी कि खाकसार का बनता है इनायतुल्ला। सोशलिस्ट पार्टी का बनता है सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण, पता भी होगा। 3 का बनता है डी, यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अगला हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न यहाँ पर श्रेयसी सिंह के बारे में पूछा हुआ है। श्रेयसी सिंह जो है विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, कहाँ से आती हैं, तो बिहार में जमुई से आती हैं। एक सेकंड, जमुई से ये आती हैं, ठीक है। श्रेयसी सिंह कहाँ से आती हैं, जमुई। तो यहाँ पे 48वां प्रश्न देखते हैं। तो जुलाई 2024 की बात कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह जो हैं, ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय। तो कोटेश्वर सिंह जो कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने, यानी कि जस्टिस बने, चीफ जस्टिस नहीं बने, जस्टिस बने, ठीक है। तो वो वहाँ से पहले जम्मू कश्मीर में थे। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में सबसे अनुसूचित जनजाति संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। प्रतिशत पूछा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी याद रखना है कि जनसंख्या नहीं पूछा है, प्रतिशत पूछा हुआ है। तो जब भी प्रतिशत पूछा जाएगा तो इस केस में कटिहार जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कटिहार में जो भी एसटीज़ का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 50वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी क्रियाएं हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी मतलब होता है एक्सोथर्म, यानी कि जब ये होती हैं तो हीट जो है, जिसको डेल्टा H से दिखा रहा हूँ मैं, वो बाहर निकलती है, ठीक है ना। यानी कि जब इसमें पानी डालोगे तो बाहर निकलेगी। जैसे पानी का वाष्पीकरण, तो सोच के देखिए कि पानी क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तो ऊष्मा इसके पास आएगी या बाहर जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊष्मा जो है अंदर आएगी, अर्थात आप हीट सप्लाई करोगे। तो ये
कभी एक्सोथर्म नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म यानी कि ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी हो जाएगा ये पहला वाला, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण। फिर दूसरा है कि H2SO4 को आप क्या करोगे कि इसमें H2O डालोगे, यानी कि तनुकरण की बात कर रहा है यहाँ पर, डाइल्यूट करने की बात कर रहा है। तो जैसे ही H2SO4 में आप H2O डालोगे तुरंत जो है हीट बाहर आएगी। आप सोच के देखो कि बिल्कुल जो है H2SO4 एसिडिक है और बलबल बलबल कर रहा है अब पानी डालने के तुरंत बाद, और इससे हीट जो है बाहर निकल रही है। तो पहली जो है ऊष्मा शेपी या एक्सोथर्म क्रिया हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा है बिना बुझा चूना, यानी कि CaO में जैसे ही आप H2O डालते हो तो आपको पता है कि CaOH का होल ट्वाइस जो है निकलता है, तो ये भी आपका ऊष्मा शेपी हो जाएगी, यानी कि एक्सोथर्म हो जाएगी। आप ये कहाँ देख सकते हो, तो गांव में जब चूना ऊना लगता है, चूना कली होती है, तो वहाँ पर चूना लेके आते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो एक दिन तक बलबलाता रहता है, उसमें से बबल जो है फॉर्म होते रहते हैं, बलबलाने का मतलब, ठीक है। तो ये दोनों ऊष्मा शेपी है। बाकी कपूर का ऊर्ध्वपातन जो है ये भी ऊष्मा शोषी क्रिया है। तो केवल बी मतलब 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 50वां हो गया। 51वां प्रश्न है यहाँ पर कि 4 स्थान का नाम दिया है सूची 1 और सूची 2 में कि वैशाली, भागलपुर, जमुई और मधेपुरा। तो क्या होता है ये आपको बताना है कि भाई वैशाली में क्या होता है या फिर जमुई में क्या होता है, भागलपुर में क्या होता है, ये प्रश्न आपको बताना है। तो याद रखना है कि मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना है, ठीक है, और जमुई में सोना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार वैशाली का क्या होता है, पुष्प उत्पादन। तो अगर 3 मिलाया जाए तो यहाँ पर 4 है और सी का 2 है, ए का 4 सी का 2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 51 नंबर का डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। और जो लास्ट ऑप्शन है रेशमी वस्त्र पाया जाता है भागलपुर में। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, याद रखिएगा। वैशाली जो है पुष्प उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहाँ पर फूल होता है। भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है। जमुई में सोना होता है और मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, यानी कि बैटरी से मोटरसाइकिल चलेगी। उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे होगा, तो सूरज से हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको करेक्ट करके आगे चलेंगे, ठीक है। 52 का सी। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो इसके लिए टोटल समय सीमा अभी तक तय नहीं की गई थी, लेकिन आपको पता है कि अभी जो एक सर्वोच्च न्यायालय का वो आया, गाइडलाइन आया, उसमें कहा जाता है कि अगर आपको पुनर्विचार के लिए लौटाना है तो आप 2 महीने मतलब 3 महीने में लौटा दीजिए। तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है कि बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन। तो देखिए, कानून ना बनने से हम इसका आंसर क्या मानेंगे, हम इसका आंसर वही मानेंगे जो पहले था, यानी कि कोई समय सीमा निर्धारित अभी भी नहीं हुई है। हालांकि एक जो है यहाँ पर गाइडलाइन जरूर आई थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अभी भी आंसर यही माना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय में असम पर शासन किया था। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। तो वर्मन साम्राज्य के भास्कर वर्मन जो है ये असम पर शासन किए थे, जब आपका नॉर्थ यानी कि कन्नौज के आसपास में हर्ष का शासन था। तो याद कर लीजिएगा, भास्कर वर्मन उस समय असम पर शासन कर रहे थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन आया था, तो उसमें अध्यक्ष कौन था। तो उसके सर ऑस्टिन चैम्बरलैन जो है वो अध्यक्ष थे। 1913 में भारतीय मुद्रा पर रॉयल कमीशन आया था। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि 1913 में आया हुआ रॉयल कमीशन किस पर बेस्ड था। तो वहाँ पर आपको आंसर देना है कि इंडियन करेंसी पर बेस्ड वो था। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सीन नदी के किनारे है। तो काफ़ी आसान है ये, पेरिस। एक सेकंड, पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के किनारे है। तो इस प्रकार जितनी भी शहर हैं, जैसे इराक जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे है, इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग जो है सिटीज़ हैं और वो किस नदी के किनारे हैं ये सब पूछा जाता है। तो इसको भी निकाल करके लिस्टिंग कर लेनी है इसकी। इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो सीन नदी के किनारे कौन है, पेरिस है। अगला प्रश्न है, अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान बने। कितने किलोग्राम के थे। तो ये 57 किलोग्राम के थे। और अभी जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तो ARO यूपी की परीक्षा हुई है, यूपी में 2023 वाली परीक्षा थी जो 2025 में संपन्न हुई है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस पूछा ये था कि उनका नाम क्या था। तो यहाँ पर सीधे नाम दे रहा है, अमन सहरावत। कितने किलोग्राम वर्ग में थे, तो 57 किलोग्राम वर्ग में थे। किसको हराए थे, तो तुर्की के जो एक वो थे उनको हराए थे, ठीक है।
एक बात और इसमें जाननी है कि ये कांस्य पदक पाए थे, सिल्वर नहीं पाए थे। ठीक है, अगला आता है कि निम्न किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन की तरीका पूछा गया है, वो दिया हुआ है बीजाणु निर्माण। 58 क्वेश्चन हम लोग एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ था कि इन विच ऑर्गेनिजम्स डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। 4 ऑप्शन है, एल्गी, फंजाई, फर्न और यीस्ट। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि बीजाणु निर्माण द्वारा यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा, तो ये बैक्टीरिया, फंजाई, इन लोगों में बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत मतलब सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड था। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीटेड था। 59वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। तो जब 1912 का अधिवेशन हुआ था तो वो अध्यक्ष पटना में हुआ, मतलब सॉरी, अधिवेशन पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधुलकर। ठीक है, तो कुछ अधिवेशन जो पटना में हुए हैं देख रहे हैं आप कि वो भी महत्वपूर्ण है, या बिहार में होने वाले जो अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण है। तो जब भी बीपीएससी के लिए तैयार करिए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ कि जब भी बीपीएससी के लिए तैयार करिए तो बिहार परिदृश्य से रिलेटेड चीज़ें, बिहार राज्य से संबंधित जो भी आईएनसी के फैक्ट हैं या अदर जो भी आपके फैक्ट्स हैं, चाहे आंदोलन हो गए, इनको जरूर ध्यान देके जाना है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो गौरव पहुंचा उत्तर की ओर 20 मीटर। ठीक है ना, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो इधर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, और फिर यहाँ पर पहुँच करके दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो मूल स्थिति से कितना मीटर दूर है, तो मुझे तो लग रहा है 60 मीटर दूर है। ठीक है, तो 60वें का जो उत्तर मैं लगाऊंगा वो 60 मीटर दूर लगाऊंगा, यही करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 61वें प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार एक प्रश्न पूछा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए जिसको बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एसेट में योगदान कितना था। तो अब देखिए ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2024 का पूछा हुआ है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि इसका जो आंसर था उस समय 17.7, 27.6 और 54.7 हुआ करता था। महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये दोनों ही अयस्क आपके एल्युमिनियम के हैं। आपको पता भी होगा कि क्रायोलाइट भी NaFeAl2 शायद होता है, तो कुछ गलती लिखा हूँ मैं, Na3Al6 होता है। ठीक है, तो ये क्रायोलाइट होता है और इसी प्रकार कोरंडम होता है, तो दोनों एल्युमिनियम के ओर है। कहता है कि एक टेक्नोपोलिस कौन सा है, यानी कि इन सब में कुछ स्थान दिए हैं, तो टेक्नोपोलिस कौन सा है। लंदन है, सिलिकॉन वैली है, मॉस्को है और पेरिस है। इसके लिए टेक्नोपोलिस जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि टेक्नोपोलिस है, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और पॉलिस है यहाँ की, जैसे मेट्रोपॉलिटन होता है ना, तो उस तरह का पॉलिस लगा हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सिटी हो, जहाँ पर इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, यानी कि प्रौद्योगिकी की अधिकता है, ऐसे शहरों को टेक्नोपॉलिस कहते हैं। तो जो सिलिकॉन वैली है बेसिकली, ठीक है, यूएसए का, ठीक है, ये जो है टेक्नोपॉलिस कहलाता है। अगला आता है आपका 64वां प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। तो द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति यानी कि कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाई होनी चाहिए। आपको कह रहा है कि कोई भी गैस आपकी लिक्विफाई हो जाए, यानी कि गैस स्टेट में है, इसको दबाओगे, जैसे ऐसे डिब्बे में भर दो पहले गैस को, सपोज करो, ठीक है, इस चैम्बर में मत भरते हैं, रिंग पिस्टन में भरते हैं। चलिए, ठीक, ये रिंग पिस्टन में उसको भर दिया, रिंग पिस्टन नहीं मतलब सिलेंडर में भर दिया, इसमें चारों ओर गैस भरी हुई है, ठीक है। सोचो कि हम इसको दबाना शुरू करते हैं, गैस एक जगह पर आना शुरू हो गई ऐसे, और इसको दबाया तो गैस पूरी इसी में इतने दूर में आ गई अब गैस, ठीक है। अब ये लिक्विड फॉर्म करने लगी, तो पहला क्या किया कि यहाँ पर उच्च दबाव लगाया, तो बी ऑप्शन सही हो गया।
ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर अगर कम करेंगे, ठीक है, तभी तो मॉलिक्यूल और सटेंगे, तो कम तापमान। तो मेरे हिसाब से 64 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार मैंने इसको किया है। अगला है, संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया। तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रश्न जो है पूछा हुआ है बीपीएससी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो प्रति सरकार 17 में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना। तो प्रति सरकार 17 में बिल्कुल सही है। रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर कहता है कि जातीय सरकार तामलुक बंगाल में, बिल्कुल सही है। और प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा, तो इसको एक सेकंड, तालचेर या तालचर भी लिखता है। ठीक, यहाँ पर तालछड़ लिखा है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। च का छ या जा भी लिख दे तो भी हमें लगाना वही है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपने जातीय सरकारों के बारे में या फिर प्रति सरकार के बारे में जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो पढ़ा होगा, तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है। ठीक है, और उसमें कहीं भी रैयती सरकार जो खेड़ा में चलती है उसका नाम नहीं आता है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है वो है रैयती सरकार खेड़ा। बाकी प्रति सरकार भी थी जो कि सतारा महाराष्ट्र में थी, तालचर में प्रजामंडल, और जातीय सरकार तामलुक में थी। ठीक है, तो यहाँ खत्म हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस शहर को साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है। तो ये इसका आसान आंसर है, कोझिकोड को साहित्य का पहला यूनेस्को शहर 2024 में घोषित किया गया है। बिहार में विष्णुपद योजना चल रही है, तो ये कहाँ पर है विष्णुपद योजना, तो ये है आपके गया में विष्णुपद योजना चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा विष्णुपद योजना कहाँ पर है, बिहार में गया में। किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्स्के पर 2 बार चढ़ाई कर ली है। तो काफ़ी पर्टिकुलर क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों का गलत हुआ था। संदीप गुप्ता नाम है इनका, और ऐसे समझिए कि करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ये। तो करंट अफेयर्स जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न कि कौन सा जो रेड ब्लड सेल्स होता है यानी कि आरबीसी है, इसका तरल भाग कौन सा होता है। तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, मतलब कैसे बनाया जाए, लेकिन जो बन गया है वो मैं सही बनाया हूँ। एक सेकंड बता देता हूँ, एक सेकंड यार। देखिए ऐसे ही समझ लीजिए स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो ये तस्तरी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्व सेल्स। ठीक, होता क्या क्या है, तो एक प्लाज्मा होता है जो कि कलरलेस होता है, हम उसको हल्के पीले रंग में दिखा देते हैं। ये है प्लाज्मा। ठीक है, इसमें ये तस्तरियाँ जो होती हैं ये तैरती रहती हैं, तो ये तस्तरी जो है इसमें तैरती रहेगी। ठीक है, ये तस्तरी जो है इसमें तैरती रहेगी। ठीक है ना, अब इस आरबीसी में ये तस्तरी तैरती रहेगी, ये प्लाज्मा हो जाएगा, और इसमें क्या पड़ा रहेगा, प्लेटलेट्स पड़े होते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे प्लेटलेट्स भी तैर रहे हैं। और क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, इससे बनता है ब्लड। तो कहता है तरल भाग कौन सा है, तो ये सब कुछ किसमें तैर रहा है, प्लाज्मा में तैर रहा है, तो प्लाज्मा जो है तरल भाग हो जाएगा। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो भाई इसको भी याद कर लो यार, क्योंकि यूपी के आरओ परीक्षा में भी सेम प्रश्न पूछा गया कि कृत्रिम या कौन सा आपका मतलब नेचुरल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, इस पर प्रश्न आया था, तो सीधे रट लीजिए, इसकी एक लिस्टिंग है। तो चेन्नई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगला है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जो कि बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, नाम क्या है, गरीब हिंदुस्तान। ठीक है ना, गरीब हिंदुस्तान जो है 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो किसने लिखा था इस गरीब हिंदुस्तान को, तो इसको लिखा था मोहम्मद वली हसन ने। ठीक है, तो गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन है, मोहम्मद वली हसन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा है। तो जो कृत्रिम रूप से तैयार तत्व है वो है आपका टीसी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो टेक्नीशियम एक सेकंड,
टेक्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। टेक्नीशियम कैसा होता है तो टीसी से दिखाते हैं, ये मैंने बता दिया। रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो धर्मी है, ठीक। उसके अलावा क्या है तो इसका एटॉमिक नंबर तो चलिए 43 आता है, लेकिन छोड़ दिए उसको। सिल्वर ग्रे कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर, ठीक है। 43 एटॉमिक नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74th। तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, तो ये कैसे मालूम होगा, तो अगर आप बिहार का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी स्टैटिक चीज़ें भी पढ़ने से मालूम होगा। 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संबंध में इनका मिलान करना है कि सचिव कौन था, पेशवा कौन थे, सामंत कौन था, अमात्य कौन था, ठीक है। तो जनरली जो आपके सामंत हुआ करते थे वो विदेश मंत्री ही हुआ करते थे, तो सामंत को विदेश मंत्री लगाते हैं। सी का 4 आंसर टिक कर लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको आंसर भी मिल जाना चाहिए, तो सी के 4 पहले में मिल रहा है, तो पहला ही आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार मैच भी कर लेना है कि सही है या नहीं। तो सचिव जो होता था वो पत्राचार प्रभारी होता था, ठीक है, और पेशवा प्रधानमंत्री को बोलते थे, तो आसान है, ठीक है। अमात्य जो होता था वो वित्त मंत्री का भी काम करता था। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, ठीक है। तो 75 का ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 76वां की 1943 में अक्टूबर के महीने में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, टिक कर रहा हूँ इसको मैं। 76 क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी मुश्किलों से बना लिया था एक अस्थायी सरकार, ठीक है ना, ये टेम्प्ररी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तो टोटल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जापान सहित जिन्होंने मान्यता दी थी, ठीक है, याद रखेंगे 9 गवर्नमेंट्स ने मान्यता दी थी। फिर हर्यंक वंश की स्थापना किसने की है, तो काफ़ी आसान है कि जो बृहद्रथ है, बिंबिसार हैं, उन्होंने हर्यंक वंश की स्थापना की है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 1 फरवरी 1996 को अगर बुधवार पड़ता है तो 3 मार्च को क्या पड़ेगा, तो 1996 4 से कट रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो अगर फरवरी में 1 तारीख को लीप ईयर, मतलब ये फरवरी कितने दिन की होगी, सबसे पहले 29 दिन की होगी। तो यहाँ से या तो काउंट कर लो आप डायरेक्टली, ठीक है, या फिर जोड़ के देख लो, शनिवार पड़ेगा। तो चलिए आपको जोड़वा दे रहा हूँ कैलेंडर बना के, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कैलेंडर बना लो, आओ कैलेंडर बनाते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सबसे आसान। देखिए घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि उस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकता हूँ 7 जोड़ करके। मैं उन बच्चों के लिए इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत फंसते हैं कैलेंडर में या डाउट रहता है, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। आप कहते हो कि 1 फरवरी को बुधवार है, 1 फरवरी को क्या है, बुधवार है, ठीक है। तो 12, ठीक है। अच्छा 1 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया। सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 हो गया, तो 2, नहीं इसमें गलती हो रही है, रुकिए। 15 7 22 होगा, 22 7 29 होगा। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो 3 वाला किसके नीचे आ रहा है, शनिवार के नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, या तो केवल इसी को लेकर सॉल्व कर सकते थे, उसमें भी कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा एक जायद की फसल है, तो देखिए आपको रबी की फसल कब होती है, रबी की फसल गर्मी के महीने में काटी जाती है, यानी कि जब गर्मी शुरू हो रही है तो काटी जाएगी, ठीक है ना। कब काटी जाएगी, तो मार्च अप्रैल। अब इसी समय जायद की बुआई शुरू होगी और जून जुलाई तक खत्म हो जाएगी। तो सबसे इसमें कौन सी ऐसी फसल है जो आपको जायद की लगती है, तो 79 क्वेश्चन पर देखोगे तो चना जो है ये भी जाड़े में बोई जाती है, ठीक है ना, जाड़े में बोई जाती है, यानी कि रबी की फसल हो जाएगी। कपास के बारे में उतना आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन सरसों जो है वो अभी वर्तमान समय में बोई गई है, यानी कि कहीं ना कहीं गर्मी की शुरुआत में बोई गई है और सितंबर अक्टूबर तक, ये गलत बता रहा हूँ मैं, सरसों भी तो इसी के साथ बोई जाती है, ठीक है। जब आपकी गेहूं की फसल बोई जाती है तभी सरसों की फसल भी बोई जाती है, ठीक है। तो सरसों भी जो है इसी के साथ बोई गई है, ठीक है। लेकिन चारा ये कब बोया जाता है, तो ये एक जायद की फसल हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार 79 का ऑप्शन हो जाएगा 1,
अब यहाँ पर एनएसएसओ से रिलेटेड एक डेटा दिया हुआ है कि 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी पूछा हुआ है, महिला श्रम बल भागीदारी दर। तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है या डेटा नहीं याद है, तो बेवजह तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है। अगर डेटा याद है तब तो आपको समझ में आता है कि 23.3% से 37% तक वृद्धि हुई थी 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में। ठीक है, 81वें प्रश्न पर आते हैं कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के यानी कि रॉयल टाइटल अधिनियम जो था, विक्टोरिया कब भारत की महारानी बनती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा डी, यानी कि 1877 में ये भारत की महारानी बनती है और एक्ट जो है वो 1876 में ही आ जाएगा, लेकिन महारानी कब बनेंगी? 1877 में। अब तेजी के साथ प्रश्न करते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रश्न हमने किया है और बहुत सारे बचे हुए हैं प्रश्न, तो अब तेजी के साथ करेंगे कि फर्श टाइल बनाते हैं तो एक पदार्थ है मेलामाइन, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो एक बार सेट हो गया तो कभी खराब नहीं होगा। फिर कहता है कि प्लस का मतलब धन हो, ठीक है ना, सॉरी भागा का मतलब धन हो, ऋण का मतलब भागा हो, तो इस प्रकार इसका मान क्या आएगा? ठीक है, तो सब में जो कन्वर्जन दिया है उसको अगर भर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। करके देख भी सकते हैं, कैसे करेंगे? 4 गुणे 8 और गुणे का मतलब -2, प्लस का मतलब गुणे 16 और भागा का मतलब +1। नीचे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो। तो गुणा जो करने वाला 8 चौक 32 -32 +1। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। तो नीचे तो 1 बच रहा है, ऊपर का देखते हैं 36। गुणे का मतलब क्या लिखा हुआ है? तो गुणे का मतलब है ऋण, तो ऋण 4, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस का अर्थ क्या है? भागा 8 और फिर गुणे लिखा हुआ है, तो गुणे का मतलब है ऋण 4। ठीक, तो इस प्रकार देखेंगे 36 को 4 से सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। अब का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, तो फिर भाग देने का काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चूंकि ब्रैकेट पहले हमने सॉल्व कर लिया, इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 4 और -4, तो ऊपर आ जाएगा 0, यानी कि आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया? नीचे तो 0 नहीं आ रहा था, 1 आ रहा था, लेकिन ऊपर क्या है? 0 आ जा रहा है। 84वां क्वेश्चन है। 84वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे हुए। 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, ये किसके द्वारा संपादित है? तो बिहार में PN ओझा के द्वारा संपादित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में जो लिंग अनुपात है वो है 918, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 918/1000 जो है बिहार में लिंगानुपात है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? तो 918 महिलाएं। 86वां प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ इंडीज फैला हुआ है? तो इंडीज जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है, ये लगभग सभी को पता होगा, बेसिक नॉलेज जिसको भी होगी। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो चचनामा का फारसी अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। चचनामा जो है इसका फारसी में अनुवाद जो है, लैंग्वेज में अनुवाद, ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा विकिरण है जो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड इसको IR भी बोलते हैं। इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? तो इसके बाद आया था कण्ववंश। ठीक है ना, शिशुनाग के बाद कौन आया था? तो नहीं, नंदवंश आया हुआ था। ठीक है ना, शिशुनाग के बाद आया था नंदवंश। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पहले है हर्यंक। ठीक है, हर्यंक वंश आया था, फिर आया था आपका शिशुनाग। ठीक है, हर्यंक, शिशुनाग, फिर आया था नंद। ठीक है ना, फिर आया था मौर्य। ठीक, फिर आया था आपका शुंग। मैं एक्चुअली शुंग में कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, शुंग के बाद आया था कण्व। ठीक, तो इस प्रकार वंश चले हैं। तो शिशुनाग जो है उसके बाद आता है नंदवंश। 89 का हो गया सी। 90 प्रश्न आते हैं कि जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है। 90 का हो गया बी। ठीक है, कोशिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप चुनाव रैली में बोल रहे थे
और यहाँ पर इनके ऊपर, जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, इन्होंने इनके ऊपर गोली मार दी। तो स्थान था पेंसिल्वेनिया। अगर न्यूज़ देखी होगी आपने तो आपको पता होगा। तो बड़ी न्यूज़ जो बड़ी न्यूज़ है, खबरें हैं, उनको देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये इसमें कितने त्रिभुज हैं पूछा हुआ है, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 8, सॉरी ये तो काउंट ही कर लिया है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 लिख देते हैं। छोटे त्रिभुज कितने हैं? 6 हैं। चलिए, अब हो गया, ये हो गया 7, ठीक, ये हो गया 8, ठीक है, इसके बाद ये हो गया 9, ओके, ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 11, ये हो गया 11 हुआ, और ये जो हमने बनाया था ये हो गया 12। तो 12 त्रिभुज मेरा तुम्हारा है, ठीक है। तो 12 त्रिभुज मेरे हिसाब से इसमें आंसर, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आंसर की के हिसाब से भी 12 ही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सोडा एसिड अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का घटक है। तो सोडा एसिड का जो होता है वो तनु सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट विलयन होता है, यानी कि डाइल्यूटेड H2SO4 और NaHCO3 बाइकार्बोनेट का यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सी पाई जाती है। तो ये जो स्थान है यहाँ पर मंगोलियाड, यानी कि इसी से मंगोल भी बना है, समझिए। तो मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है, जिसमें भौएं थोड़ी मोटी और माथा बाहर की ओर ऐसे निकला रहता है। मान लीजिए कोई मंगोलायड होगा तो गोल खोपड़ी और माथा ऐसे बाहर की ओर ऐसे निकला रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ आँख रहेगी, ऐसे सरवा निकला रहेगा, ठीक है ना। तो ये मंगोलायड वाली प्रजाति होती है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि बॉम्बे प्लान का वास्तुकार कौन था। तो बॉम्बे प्लान का वास्तुकार कौन नहीं था पूछा है। तो JRD टाटा, बिरला और श्रीराम थे। धीरू भाई अंबानी उस समय कहाँ आ गए। तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे। इस प्रकार बॉम्बे प्लान का वास्तुकार जो है धीरू भाई अंबानी नहीं होंगे। 2015 की बिहार सरकार की सूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं करवा सकते हैं। मतलब आप जा करके राज्य के थ्रू नहीं जा करवा सकते हैं। तो तांती तत्वा जो है, तांती तत्वा करके SC समुदाय था, याद रखिएगा। आगामी परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है। तो भारत, चीन और त्रिकोणीय आर्थिक आधार क्या था। तो अफीम जो है वो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय आधार था, यानी कि तीनों कंट्रीज़ में जाता था, ठीक है, अफीम था वो। अगला है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से भौतिक प्रदेश का एक भाग है। तो जो मुंगेर का पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा हिली एरिया है, वो दक्षिण के पहाड़ी भाग का पार्ट होता है मुंगेर, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण का पहाड़ी भाग है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 99वां। इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में इस प्रकार कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं चेंज हुई हैं। जैसे मुझे पहले 2 लेटर केवल आपस में अदले बदले से लग रहे हैं, वो उसमें कोई चेंजेस ऐसा सच हुए नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर C या D में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो E है वो आगे चल कर के F बन गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो N है ये चल के M बन जाएगा, ठीक है। तो इसका E यहाँ चल के F बनेगा, तो N जो है वो O बन जाएगा। तो दोनों में O है। अब हम देखते हैं, अगर हम लास्ट की डिजिट देख लें, जैसे O जो है क्या बन जाएगा। तो O यहाँ पर P बन गया है, तो यानी कि मेरे हिसाब से E जो है वो F बन जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन D जो होगा 99 का वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी मैच करा लीजिएगा आंसर, बिल्कुल सही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। मलिक काफूर या कफार को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसको खरीदा कौन था। तो खरीदे थे नुसरत खान नाम के व्यक्ति खरीदे थे। और काम किसके लिए करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत वो काम कर रहा था, ठीक है। तो नुसरत खान ने खरीदा था 1000 दिनारी। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ भी पूछा हुआ है। तो खरीदा था इनको नुसरत खान ने। अगला है STS किस आंदोलन से प्रख्यात हुआ, ठीक है ना। संघर्ष, विराम और फिर संघर्ष करो, ये आपका डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें से किसी में भी जो है ये नहीं स्टार्ट किया गया था। ना ही भारत छोड़ो, ना ही स्वदेशी, ना ही खिलाफत, ना ही साइमन आयोग,
विराम संघर्ष, मतलब संघर्ष विराम संघर्ष जो है ये इन चारों में से कोई भी नहीं था। क्यों इसमें से कोई नहीं है? क्योंकि ये बेसिकली असहयोग आंदोलन के बारे में बात करता है। STS यानी कि संघर्ष विराम संघर्ष। कुल मिलाकर के इसको देखा जाए तो स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, ठीक है ना, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है हमारा 102वां प्रश्न। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर फॉस्फोरस, अगर आपको शीघ्र विकास करना हो, ठीक है ना, शीघ्र विकास का प्रोत्साहन चाहिए तो उसके लिए फॉस्फोरस जरूरी होता है, ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1982 में, ठीक है। तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अगला है कि मानव मधु कश्यप, बहुत ज़्यादा चर्चित था, तो ये लगभग सारे बच्चों ने इसको सही कर दिया होगा। ये SI बनी थी, यानी कि पुलिस उप निरीक्षक जिसको बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। नाम है मानवी मधु कश्यप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि क्लोरोफिल से रिलेटेड पूछा है कि क्लोरोफिल का उपयोग कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। 106वां प्रश्न है कि हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी स्टोरी। ये आपका लिखा था R अश्विन और S मोंगा ने, ठीक है ना। R अश्विन ने लिखा था आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला था? तो ये भारत के आलोक शुक्ला को मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार किसको मिला था? तो आलोक शुक्ला को। गंगा और गंडक नदियों के बीच संगम में आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला जो है वो कौन सा मेला है? तो पशु मेला जो है सोनपुर सबसे बड़ा वैश्विक पशु मेला है, तो वो गंगा और गंडक के उसमें मिलन पर चलता है। अगला है कि 14वां पद अगर इस प्रकार निकालना हो तो क्या होगा? तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले 2 से 4 बढ़ रहा है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14। तो आसान सा है, कोई ज़्यादा इसमें चक्कर है नहीं। तो कई सारा मेथड होता है, बस आप इसमें TN या nवां पद निकालने के लिए A + L-1 इंटू D कर सकते हो। D जहाँ पर 4 है, पहला पद यहाँ पर 14 है, ठीक है ना। L जहाँ पर 4 है, तो L क्या है? 4 N- इसको कर दो N-, यानी कि 14 - 1 ये, तो 14 + 13 × 4, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 52 यहाँ पर +14, लेकिन चूंकि ये जो है ना ये माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा ये बता दे रहा हूँ। इसलिए माइनस में रहेगा क्योंकि 4 घटता जा रहा है, बढ़ तो रहा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है ये माइनस में रहेगा, बस आ जाएगा आपका आंसर -38, ठीक है। C ऑप्शन हो जाएगा। 110वां है कि किन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अच्छा उपयुक्त सभी भी दिया है तो फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है। हम इसको कोयले के भंडार में अब झारखंड को भी लगा सकते हैं, मतलब वर्तमान में तो झारखंड को लगा सकते हैं। तो अभी इस समय लेकिन भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पर चल रहा है, ठीक है ना, जो करंट डेटा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों ही ऑप्शन में दिया है, तो फिर तीनों को ही लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो चेर वंश की राजधानी यहाँ पर पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में चेर वंश की राजधानी कौन थी? तो कुरवुर या करूर जो है वो चेर वंश की राजधानी थी, जो केरला में शासन करते थे। किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? मतलब कई सारे चीज़ों का पूछा हुआ है कि किसकी कक्षा लंबी और अंडाकार है? तो कॉमेट जो होता है, धूमकेतु जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी कक्षा जो है लंबी और अंडाकार होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहता है कि कौन सी एक विशेषता इसकी नहीं है, ठीक। तो पहला है प्रांतीय स्वशासन, दूसरा कहता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये भी है। भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी किया गया था। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करती है। तो मुझे नहीं लगता कि मूल्यांकन करती थी, तो D ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता पाई थी, भारत के संघ का प्रस्ताव आया था और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? तो देखिए जितना भी इकोनॉमी से प्रश्न है वो खास करके बिल्कुल फैक्चुअल यानी कि डेटा वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कभी भी इकोनॉमी तैयार करिए तो डेटा याद करिए। हालांकि इसमें कोई भी योगदान नहीं था, तो तात्कालिक समय में
ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि सब कुछ ऑफिशियल आंसर किसे दिया जा रहा है, कोई भी आंसर गलत आपको नहीं बताया जाएगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने ही पेश किया था। ठीक है, तो 115वां का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त को प्राप्त करता है? तो जो हम लोग का पार्ट है छोटी आंत वाला, वही पित्त को प्राप्त करता है। ठीक है ना, छोटी आंत का जो पार्ट है वो पित्त को प्राप्त करता है। बहुत सारे लोगों ने उस समय यहाँ पर पेट लगा करके आए थे, लेकिन वो नहीं पित्त प्राप्त करता है, छोटी आंत में पित्त निकलती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का क्या अनुमान है? तो ये भी क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति पर आप एक डेफिनेशन उसकी देख करके आगे चलेंगे। अभी 2024 में 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली? ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था। तो तात्कालिक समय में रशिया के पास जो है अध्यक्षता थी। सुमेलित करके सही उत्तर बताना है कि फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली किसने निकाली? तो बंगाली जो था वो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी निकाले थे। तो 4 का सी, तो वहीं से आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो प्रश्न संख्या है 119, उसका आंसर होगा ए। ठीक है, बाकी तारकनाथ दास ने वॉइस ऑफ इंडिया आई थिंक निकाली होगी। एक सेकंड, नहीं, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने निकाली थी, सॉरी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने निकाली थी। इंडियन ओपिनियन निकाली थी महात्मा गांधी ने, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया कौन निकाला था? दादा भाई नौरोजी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर 120वां, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो बिहार, आसान प्रश्न है, 120वां प्रश्न का हो जाएगा ए, क्योंकि अप्रैल 1912 में जो है आया था। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती हैं? अगर गिनने लगोगे तो गिनते ही रह जाओगे, डायरेक्टली याद कर लो, 22 बार जो है एक दिन में घड़ी की सुइयाँ मेल खाती हैं। कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 122वां का ए जो है, यानी कि चुंबकीय बल। आप देख रहे हो कि 2 चुंबक ले लो, ठीक है ना, 2 चुंबक ले लो, तो क्या इसको संपर्क कराने की जरूरत होती है तब ये काम करता है? नो, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि पहले ही लगना शुरू हो जाता है। आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2024 में जो भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स, ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो तब ये योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। अभी इसकी कोई जो है उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि एक्सरसाइजेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ है ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा है CGTMSE, तो हर बार जो है इस तरह के एब्रीवेशन का प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो इसका जो फुल फॉर्म था वो था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में बात करता है, फंड ट्रस्ट के बारे में बात करता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो ये भी आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा लगता है जैसे इससे इंस्पायर्ड पेपर बनाया गया था। कि मक्खली गोशाल प्रमुख नेता थे, तो सही है, मक्खली गोशाल तो एक तरह से इसके संस्थापक सदस्य कह सकते हैं, तो ये सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है कहा जा सकता है। ठीक है, अगला कहता है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव इसमें नहीं होता था, क्योंकि ये लोग बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट एरिया में ही तपस्या करते थे। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थीं, तो डी तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। और नियति ही इनका विचार था, तो मक्खली गोसाल इसके नेता थे, सही है। आजीवक संप्रदाय के बारे में तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया था यूपीआरओ की परीक्षा में। अगला है कि अपवाह प्रणाली में से बिहार की भूमि में कौन सी अपवाहित होती है? तो आसान सा प्रश्न है कि घाघरा जो है वो बिहार की भूमि में अपवाहित होती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 137वां प्रश्न देखते हैं, तो इसको छोड़ देंगे, मतलब बेवजह का प्रश्न, इस पर नहीं फंसेंगे। फिर एक फिल्म के बारे में पूछा हुआ है, तो फिल्म का अभी हम लोग से कोई मतलब नहीं है, हालांकि इसका आंसर जो था बी था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो आप सबको पता है कि वायु प्रदूषण का जीवाश्म ईंधन जो है ये इसका प्रमुख कारण होता है। अगला प्रश्न है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देख लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। तो कैसे लग रहा है, देखिए, 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 31, इसको जोड़ेंगे तो 20, इसको जोड़ेंगे तो 20, इसको जोड़ेंगे तो 36, तो 14 में क्या जोड़ा जाएगा? 36 है, तो 22 आ जाएगा। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है
कि जो मैंने सोचा, ये बीच के अंक को मत देखिए क्योंकि वो तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, ठीक, वो वाला लॉजिक मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। दूसरा तरीका हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ पर दूसरा ये देख सकते हैं कि 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो उसी प्रकार 21 में से 15 घटाएंगे तो भी 6 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 22 में से क्या घटाएं या किस में से 22 घटाएं कि 1 आए, तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है जो है 22, ठीक है ना। तो 22 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही तरीका इसमें चल जाएगा, पहला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आज़ाद हिंद फौज है उसकी जो स्थापना हुई है रंगून में, यानी कि 4 का डी हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हम लोग को मिल जाता है सी, ठीक है। आंसर क्या मिल गया? सी। बहुत ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, तो 131 का आंसर अपने आप सी हो गया। ये जो प्रतिरोध देना है तो V=IR, इसको अरेंज कर लेंगे तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। श्री हरमंदर जी पटना साहिब दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब दिया हुआ है, तो शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जिसको पटना नहीं लगाएगा। ओलंपिक दिवस के बारे में दे रहा है कि 23 जून को जो मनाया गया उसका विषय क्या था? तो हालांकि ये आउटडेटेड हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम लोग आंसर देखें तो आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। इसका जो है करेक्ट वो था। 18वीं लोकसभा में चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इस प्रकार की चीज़ें भी हर बार पूछी जाती हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को नियुक्त किया है, ठीक है, जो कि बेगूसराय के हैं। ब्राज़ील के मिनास गरेस प्रांत में क्या होता है? तो लोहा होता है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। तो मिनास गरेस प्रांत काफ़ी फेमस है जहाँ पर लौहस पाया जाता है। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा, तो जितनी बार अल 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 आता है तो ये सब जो है कुवैत के हो जाते हैं। 137 का आंसर हो जाएगा सी। हालांकि ये आउटडेटेड प्रश्न है। 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन शिक्षा के लिए किया गया था बिहार में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया? तो 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर पूछता है कि वैल्यू सोलर स्थिरांक का क्या मान होता है? तो वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको याद कर लेंगे, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 145वां है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कि यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए कितना शुद्ध संपत्ति मतलब होना चाहिए उनके पास? तो यहाँ पर न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, तब कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको SFB कहते हैं, ये यूनिवर्सल बैंक में बदल सकता है। सूक्ष्म द्रव्यजनक कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बेसिकली हम लोग एक जनरल नाम अपघटन या डिकम्पोजिशन देते हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी अखबार का क्या नाम था? तो इसका नाम था यहाँ पर सर्वहितैषी। सर्वहितैषी जो थी वो बिहार में प्रकाशित थी और प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई थी। पूछा है कि हत्या कहाँ की गई थी? जब वो ईरान में थे वहाँ पर की गई थी, और अब इजराइल ईरान के पीछे भी पड़ चुका था। ये भी आपको बातें पता होंगी, जो कि हो सकता है कि इस परीक्षा में देखने को मिल जाए। जोजिला सुरंग के बारे में यहाँ पर प्रश्न एक पूछा हुआ है, जो कि काफ़ी आसान प्रश्न हो जाता है। तो श्रीनगर से लेह को जोजिला जोड़ती है। मैं इसको जोशीले से याद कराता हूँ। जोजिला को जोशीला याद कर लो, श्रीनगर से लेह को जोड़ेगी, ठीक है ना। अमरकोश के अनुसार भूमि का 4 प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछता है कौन सा सही है? तो ऐसे समझ लीजिए कि 1 से अधिक इसमें जो है वो सही जवाब है, ठीक है। अब यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या था? तो ये एक ई-रिक्शा चालक थी। इनके बारे में पेपरबाजी भी हुई थी, मतलब बहुत बार पेपर में निकला हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में बजट से प्रश्न पूछा गया। विकसित भारत में बजट की प्राथमिकता क्या क्या है, ठीक है ना। तो कहता है कि उसमें कौन सा शामिल नहीं है 4 ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जो सतत विकास है उसको नहीं शामिल किया गया। ऊर्जा सुरक्षा, कृषि में उत्पादकता, अनुकूलता और रोजगार, ये जो है इसकी प्राथमिकताएं थी। टेस्ला के समतुल्य कौन सा होता है? तो अच्छा प्रश्न पूछा था। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को, यानी कि न्यूटन बाई एम्पियर मीटर को क्या बोलते हैं? टेस्ला से डिनोट किया जाता है। 150वां प्रश्न है, वो निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चुने गए थे। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्योंझर। ये गलत तरीके से लिखा है, इसलिए हिंदी वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। वो लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है ना, क्योंझर, ठीक। तो ये था पेपर।
आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर बने रहिए। इस प्रकार हम लोग कंप्लीट पेपर कराएंगे जितने वर्षों का भी हमें मिलता है अधिक से अधिक, और फिर हम लोग फिर सब्जेक्ट वाइज भी करा देंगे। हालांकि सब्जेक्ट वाइज मैम ने करा दिया है और करा रखा है, वो भी वीडियोस चल रहे हैं। उसके साथ में बीपीएससी जो स्पेशल पार्ट है वो भी कुछ दिन में मैं चित्रात्मक प्रस्तुति लेकर के ला रहा हूँ। तो आप लोग वीडियोस को प्यार दीजिए। और नया चैनल, उस हिसाब से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पीईटी के लिए भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे पीडीएफ मुफ्त में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।